वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। इंतखाबात वक्त पर क्यों होते हुए नजर नहीं आ रहे? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, वजूहात हैं जिनकी वजह से इंतखाबात में हम डिले देखेंगे? साथ साथ क्या नई पार्टियां और भी बनने जा रही हैं और इतने सारे धड़े बनते जा रहे हैं, तो क्या आम इंतखाबात में हम मैच फिक्सिंग भी होते हुए देखेंगे? आजकल ये भी बहुत ज्यादा गुफ्तगू हो रही है। लोग ये समझ रहे हैं कि सियासत में अब मैच फिक्सिंग हमें नजर आएगी और आम इंतखाबात में भी ऐसे ही होगा। और इसाक डार के नाम पर आखिर इत्तेफाक हो पाएगा या नहीं, गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से आपका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया रोकड़ी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हुजूर हुजूर मैं आपकी थैंक यू सर। मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था और आप काफी अरसे से ये कह रहे हैं कि इलेक्शन टाइम पे नहीं होंगे, रियासत को बचाने की जरूरत है। मेरा आपसे सवाल है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आम इंतखाबात टाइम पर नहीं होंगे, और क्या इस डिले से वो मसाइल हल हो जाएंगे और कौन करेगा उन्हें हल? रोकड़ी साहब सर, मैं एक तो यानी ये कह नहीं रहा था कि होंगे, मैं कह रहा था नहीं होने चाहिए। मैं अपना एक तज्जिया देता रहा हूँ काफी अरसा से कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन प्लस डिवीजन जो आमद नाज के अंदर जिस तरह एक हम क्राइसिस का शिकार हैं, पहली दफा हम ये माहौल देख रहे हैं अपनी जिंदगियों में। उतार चढ़ाव तो पाकिस्तान की किस्मत में लगे रहे, लेकिन ये वाला जो क्राइसिस है इसको आप पहली दफा देख रहे हैं कि बहुत बड़ी मुनज़्ज़म साजिश के तहत पाकिस्तान को पिछली तमाम जो कमजोरियां थी उनको उछालते हुए फाइनली एक बहुत बड़ी ब्लो देने की कोशिश की गई, जिससे अल्लाह ताला ने मुल्क को फिर बचा लिया। मैं उस तनाज़ुर में ये कहता था कि हमारी इकोनॉमी और हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर दोनों अगर आप उनको देखेंगे, और जो सिचुएशन है पब्लिक की इमोशनल जो डिस्टर्बेंस है और जो डिवीजन है या जो पोलराइजेशन हुई है, उसका हल ये है कि इंतखाब को थोड़ा मौकूफ किया जाए और जैसे स्टेबिलिटी आए पॉलिटिकल, ये जो डस्ट खड़ी हुई है, नेगेटिविटी की जो खड़ी हुई है, इसको सेटल डाउन हो और पॉलिटिकल पार्टीज अच्छे तरीके के साथ मैदान में हिस्सा लेकर एक अच्छी गवर्नमेंट तश्कील दे सकें, और ऐसी गवर्नमेंट जो आके फिर आगे मसाइल का शिकार ना हो, यानी एक क्राइसिस से दूसरे क्राइसिस में ना जाए। तो उनको कुछ टाइम मिलना चाहिए, बफर मिलना चाहिए कि वो अपनी पोजीशन को रीगेन करें पॉलिटिकल पार्टीज, और वो फिर मैदान में आए और सियासत को पाकिस्तान के लिए वक्त करते हुए पाकिस्तान को अपग्रेड करें, क्योंकि बचा कुछ नहीं है। आमीन और हमारी आमीन हमारी जी हमारी जो इकोनॉमी है उसकी सूरत हाल ये है कि जो गवर्नमेंट जाएगी उसको फिर कोई ना कोई साजिश होगी, जो गवर्नमेंट आएगी गवर्नमेंट उसको गालियां निकलना शुरू हो जाएंगी, और लोगों को जब तक इकोनॉमिक का रिलीफ नहीं मिलता और नए उनको वेन्यूज नहीं मिलते, और आपका जो नौजवान बच्चा है जब तक वो किसी डायरेक्शन में लग के खुद अब स्टेबल नहीं होता और अपनी आप को अपनी बीवी का शादी करनी है, बच्चों के लिए राइट वो सर। कोई फ्यूचर नहीं देखता, तो उस वक्त तक ये बच्चे सारे महरूमी का शिकार होके एक बेबसी भी और नफरत का शिकार हुई सोसाइटी बन सकते हैं। रोकड़ी तो साहब मैं इन तमाम चीजों को जी सर। रोकड़ी साहब आपने पीटीआई को छोड़ के आईपीपी ज्वाइन कर ली है, एक नई पार्टी बनाई है, और जी आपकी जी गुफ्तगू में हमने जी ये सुना है आपके माजी के इंटरव्यूज में कि आपका ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा है, आपको भरोसा है मौजूदा निजाम में और मौजूदा लोग जो इक्तदार में है। तो मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि सर आप पीटीआई से आईपीपी में आए और आपका झुकाव पीएमएलएन की तरफ नजर आ रहा है। इतना भरोसा, इतना ट्रस्ट, कहीं इलेक्शंस की जगह मैच फिक्सिंग तो नहीं होगी सर? नहीं सर, मेरा जो ट्रस्ट है ना वो एक पार्टी की तरफ नहीं है। मैं ये कहता हूं कि शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छा वजन उठाया, और जो लोग मैटर करते हैं इस पाकिस्तान में उन लोगों ने बहुत स्टेबिलिटी लाई। मेरा यानी मैं तमाम जो बड़े स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंट्री हैं मैं उनको ऊपर ट्रस्ट करता हूं, मियां शहबाज शरीफ समेत के, उन्होंने दे डिलीवर्ड वेरी वेल। और फिर जी सर। सर ये बताइए, इसाक डार के नाम के ऊपर इत्तेफाक हो पाएगा या नहीं? आपसे किसी ने मुशावरत की या नहीं? नहीं सर, नहीं, मेरे से क्या मुशावरत नहीं हुई, और ना आपकी मैंने पार्टी भी ये से? नाम मीडिया पे सुना। नहीं सर, पार्टी से भी अभी नहीं मुशावरत नहीं हुई। मैंने मीडिया पे ये नाम सुना, और मैंने कल भी एक जगह कहा कि अगर कहीं कोई इस तरह धुआं मीडिया पे उठता है तो कहीं कोई ना कोई बात पीछे होती है। यानी आपकी आप पार्टी स्टेक होल्डर भी नहीं है इस वक्त? सर नहीं है, अभी तक ये चीज मीडिया जो तमाम डिनाई कर रहे हैं कि ये बात सिर्फ मीडिया की हद तक है, कोई पार्टी भी इसको ओन नहीं कर रही। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कोई जब इस तरह की बात होती है तो कुछ ना कुछ पीछे चीज होती है, लेकिन हम लोग आईपीपी या मैं
हम इस पोजीशन में नहीं है कि इस चीज को हम इंडोर्स करें या रिजेक्ट करें। इसके लिए दो जो बेहतरीन पार्टीज हैं वो पीपीपी और तो मुस्लिम लीग आइंदा ये इलेक्शन में रोकड़ी साहब, आइंदा इलेक्शन में इन दो पार्टीज के दरमियान ही मुकाबला होगा, बाकी सब सीट सर एडजस्टमेंट नहीं, करेंगे? हम अपनी नहीं सर नहीं, हमारी पार्टी आएगी और वो तो कहते हैं ना, जब मैदान सजेगा तो फिर जब देखा जाएगा कि कौन पार्टी क्या करती है। हम भरपूर मुकाबला करेंगे और फिर राइट बनता है उन वोटर्स का जो इन पार्टीज में नहीं गए या इन पार्टीज को वोट नहीं देते, वो तमाम वोटर्स का राइट बनता है। तमाम उन वोटर्स को भी, उन हमारे भाइयों को भी, उन तमाम लोगों को कि जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, उनको आप डिप्राइव नहीं कर सकते। इसलिए नई पार्टीज का बनना वो पॉजिटिव अमल है, चाहे परवेज खट्टक साहब ने किया, चाहे हमारी पार्टी है। यानी ये एक मजबूत पार्टीज हैं, मजबूत ग्रुप्स हैं, मजबूत इनका हमारा जो हमारे पास भाई हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं और फिर लड़ेंगे, फिर इंशाल्लाह जीतेंगे, अपनी पोजीशन को सिक्योर करेंगे। तो हमारे जो भाई, जिन वोटर्स ने हमें वोट दिया या जो हमारे साथ हैं, उनको हक से महरूम नहीं रखा जा सकता। रोकड़ी साहब, तो रोकड़ी साहब, ये सब रिजल्ट्स उस वक्त हासिल होंगे जब साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे, क्योंकि सियासी निगरान सेटअप आ रहा है तो फिर साफ और शफाफ के ऊपर बड़े शुकूक शुबात जन्म ले रहे हैं हुजूर। सर मैं आपको बताऊं कि मैं ये क्लेम करता हूं कि जो कुछ भी होगा आगे वाले दिनों में वो बेहतरीन होगा। और आप मेरी ये बात आप आज याद रखिए, लिख लीजिए कि आप आगे वाले दिनों के अंदर ये बहुत बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा सर। इतना ऑप्टिमिज्म कहां से ला रहे हैं रोकड़ी साहब? इतना ऑप्टिमिज्म आप कहां से ला रहे हैं? कौन सी कुव्वतें हैं जो आपके अंदर इतनी पॉजिटिव सोच डाल रही हैं? सर ऑप्टिमिज्म, मैं जमाने को समझ के चलने वाला आदमी हूँ और मैं मैदान में रहकर मामलात को सुलझाने का भी कायल हूँ। ठीक, ये बताइए माशाल्लाह, जो सिचुएशन जा रही है, माशाल्लाह ये बताइए सर, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से आप भी कई इंकशाफात कर चुके हैं, लेकिन अदालतों में उन्हें रिलीफ मिल रहा है और लग ये रहा है कि वादा माफ गवाहों के होने के बावजूद चेयरमैन पीटीआई का कोई परेशानी नहीं है, और आप खामखा सर ऐसा शोर मचा रहे थे। सर परेशानियां होती हैं, कई दफा परेशानियां दिखाई नहीं जाती और जो अमल किए हुए होते हैं उन अमल से चाहे जितना भी कोई भागने की कोशिश करे, किसी न किसी दिन उन पर गिरफ्त होती है। या तो हम ये कहें कि कुछ किया हुआ ही नहीं है हजरत साहब ने, तो फिर तो ठीक है। इतना कुछ किया हुआ है और इतना कुछ मौजूद है जो इस मुल्क को नुकसान देने के लिए, अपनी पार्टी को उसकी नुकसान देने के लिए, जो तमाम लोग साथ चले थे उनको बर्बाद करने के लिए काफी है। वो तो एक चीज है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान है मुल्क का नुकसान, जो कि प्लानिंग के साथ उस शख्स ने किया और आगे भी उसका तमाम इरादा यही है। आप उसके जो शाम के टाइम के वीलॉग्स हैं या वो जो टिकटॉक शोज हैं, आप उसमें देख सकते हैं। जी सर। मुल्क का मुस्तकबिल यकीनन हम जानते हैं कि मईशत हो, सियासत हो, मुआशरत हो, तालीमी इदारे हो, हस्पताल हो, अदालतें हो, क्या देख रहे हैं हुजूर? सर देखें, आपका सबसे बड़ा इशू आपकी मुईशत है, मुईशत की स्टेबिलिटी, आपके वसाइल, आपके ज़खायर, फिर रिफॉर्म्स के साथ मुईशत को अपलिफ्ट करना। या तो हम कहें ना कि हमारे पास है कुछ नहीं, निकलता नहीं है, हमारे पास ना मादनियात हैं, ना जमीन है, ना हमारी मैन पावर है। अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया हुआ है। तो अगर हम अपने मुल्क को मुईशत में अपग्रेड नहीं कर सकते, हम अपने नेबर्स के साथ ईरान, चाइना, अफगानिस्तान, फिर देन अप टू सेंट्रल एशियन स्टेट्स, अगर हम इतना नहीं सोच सकते या नहीं सोचा, तो ये हमारी लास्ट क्वेश्चन सर, आप क्योंकि माशाल्लाह से मेजर रिटायर्ड भी हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे गहरी नजर रखते हैं, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इस वक्त जिस तरह मुल्क में वाकयात सानेहात हो रहे हैं, यक के बाद दीगरे, हमारे वजीर दिफा कह रहे हैं कि हर पाकिस्तानी के पास असलहा होना चाहिए अपना दिफा करने के लिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी खराब होती जा रही है। क्या ये वजह हो सकती है इलेक्शंस में ताखीर की हुजूर? सर देखें, लॉ एंड ऑर्डर की वजह आपके सामने केपी के हालात आपके सामने हैं, ट्राइबल बेल्ट के हालात आपके सामने हैं, बलूचिस्तान में आपने देखा कि जब से ये एक खत्म हुआ है, एक इस जो हमारे पास एक पूरा दौर था, तो उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन एक लॉलेसनेस की वेव चली है। ये तो एक है, लेकिन जो सबसे अलार्मिंग है वो ये है कि आपने अपनी यूथ को, उसने अपने पिछले 4 साल के अंदर और ये जो पिछला साल असेंबली से निकलने के बाहर का,
यूथ ऑफ पाकिस्तान और रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को कानून का नाम मानने पर जारी कर दिया। यानी एक खुद जब कानून की धज्जियां उड़ाएगा तो एक वेव नीचे जाती है। लॉ एंड ऑर्डर किसी भी मुल्क के लिए सबसे अहम तरीन चीज है, और फिर जुडिशियल सिस्टम का दुरुस्त होना। तो हम दोनों चीजों को, जुडिशियल सिस्टम को भी अपग्रेड होता देख रहे हैं, बेहतर हालत में जाता हुआ देख रहे हैं, और इंशाल्लाह जो लॉ एंड ऑर्डर है इसको पाकिस्तानी कौम के लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम ओवरऑल कोई बदमाश कौम नहीं है, या हम कोई ऐसी कौम नहीं है जो कि रोडों के ऊपर चोरियां डकैतियां कर रहे हो। ना हम ऐसी कौम है जहां बिजली चली जाए तो लूट मार शुरू हो जाती है। हमें लेकिन लोग पलक दुरुस्त करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रोखड़ी साहब, खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, लेकिन मैं फिर भी ये सोचने पर मजबूर हूं कि हम वो कौम हैं जहां 450 अरब रुपए की बिजली गटर में चली जाती है, हम देखते रह जाते हैं, उसको रोक नहीं पाते हैं। यकीनन हमारे मुआशी मसाइल के पीछे हम ही हैं। हमें अपने आप को बदलना होगा। मिनहसल कौम, हर शख्स ने अपने आप को बदलना होगा, लेकिन जो ऑप्टिमिज्म रोखड़ी साहब ने दिखाया, अल्लाह करे वैसा ही हो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। बताएंगे आपको कि मुस्लिम लीग नून सियासी शतरंज में कौन सी चाल चलने वाली है। हमारे साथ सियासी शतरंज में मुस्लिम लीग नून की सियासत इस वक्त काफी अच्छी पोजीशन में नजर आ रही है। लग ये रहा है कि वो चेकमेट करने में शायद कामयाब हो जाएं, लेकिन अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं, काफी सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं जिनका क्लियर होना जरूरी है। निगरान सेटअप के हवाले से लोगों का यही मानना है कि आम इंतखाबात में मुकाबला होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और मुस्लिम लीग नून में। ये दो जमातें हैं जो मेजरली लीड करेंगी इलेक्शन को, और हम जानते हैं कि निगरान सेटअप में इत्तेहाद नहीं हो पा रहा, इत्तेफाक नहीं हो पा रहा है। जैसे लग ये रहा है कि मुश्किलात आगे भी जारी रहेंगी, लेकिन आखिर कौन से मकासद हैं, कौन से टारगेट्स हैं जिनको अचीव करने की कोशिश की जाएगी निगरान सेटअप के थ्रू। गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब। शेख साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। इट्स ऑलवेज एन ऑनर एंड प्लेजर टॉकिंग टू यू। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा हुजूर, इससे पहले कि मैं निगरान सेटअप और इलेक्शन के बारे में आपसे कोई सवाल करूं, इस वक्त पार्लियामेंट के पास 15 दिन बचे हैं और 6 महीनों के तरक्याती फंड्स निकाल लिए गए हैं, तकरीबन 50-51 अरब रुपए के। नई गाड़ियों के लिए 2 अरब रुपए की नई रकम जारी कर दी गई है। क्या ये पैसे जो उड़ाए जा रहे हैं, जो खर्चा किया जा रहा है, क्या आपकी नजर में ये दुरुस्त है, कंसिडरिंग के सिर्फ 15 दिन बचे हैं और 6 महीनों के तरक्याती बजट रिलीज हो रहे हैं? सर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये जब भी बजट कोई खर्च होता है ना तो क्वार्टर वाइज ही होता है। तो क्वार्टर, क्योंकि ये नया शुरू हुआ है जुलाई से, तो इस क्वार्टर का अखराजात हो रहे हैं। ये एक दिन में तो नहीं खर्च हो जाते ना, पहले फ़ंड रिलीज़, पहले टेंडर होता है, फिर फ़ंड रिलीज़ होते हैं, फिर वो एक एक जगह पे लगते हैं। तो ये 3 महीने का प्रोसीजर होता है, कोई चीज़ इसमें नई नहीं है। और जब ये हुकूमत क्योंकि जा रही है और नई हुकूमत आएगी तो ये सारा प्रोसीजर उनको फिर अगले 3 महीने के लिए करना है। तो कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। और ये जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम हो रहा है ना, देखिए ना आप, पिछले 5 साल में रुका रहा, अब लोगों के जो है गलियाँ, उनकी सीवरेज, उनकी लाइटिंग, उनकी गैस, लेकिन लोगों के लिए ये तो आम आदमी के बेनिफिट। शेख साहब, लोग हैरान इस बात पे हो रहे हैं कि वजीर आजम का जैसे ही वक्त खत्म होने वाला है और इतने सारे तरक्याती मंसूबों का वो इफ्तिताह कर रहे हैं, तो क्या वो मंसूबे तकमील तक पहुंचेंगे या अधूरे ही रह जाएंगे, बस फीता काट दिया जाएगा, तख्ती लगा दी जाएगी? हुजूर जी, आमतौर पे ये होता है कि अगर वो हुकूमत कंटिन्यू रहती है तो फिर तो उन मंसूबों पे फ़ंड दिए जाते हैं। मसलन पिछले बार जो मंसूबे शुरू हुए, पीटीआई की हुकूमत आई, मेरे अपने इलाके में हमने यूनिवर्सिटी के लिए कोई फ़ंड एलोकेट कराया था 180 करोड़। जीसी यूनिवर्सिटी का कैंपस था चनियोट में, तो वो पूरा 3.5 साल रुका रहा। पहले कुछ फंड पिछले 2017 में 18 में दिए थे, उसके बाद वो रुका रहा 3.5 साल। ये पता नहीं हमारी हुकूमतों को क्या है, उससे फिर सारे मामले रुक जाते हैं, उनकी जो है बढ़ जाती है। सर, जो लोग हुकूमत में हों वो जब ये कहते हैं न जाने हुकूमतों को क्या है, तो बड़ा अजीब सा लगता है। सर, आप तो हुकूमत में हैं। नहीं, अजीब सा नहीं लगता। ये ट्रेंड बना हुआ है पिछले 20-30 साल से। होना ये चाहिए कि जो काम है, कोई भी हुकूमत आए
उस हुकूमत को कंटिन्यू एक प्लानिंग होती है, प्लानिंग में जो काम शुरू होता है, एक तो सीधी सी बात है, वो काम कोई भी हुकूमत आए उसको वो करना चाहिए। अगर दूसरी हुकूमत ये समझे कि वो मेरा नाम नहीं बनेगा, प्रोजेक्ट तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किया है, मैं उसको रोक दूँ, तो ये कोई पता नहीं क्या वजह है। पाकिस्तान में, ये दुनिया में ऐसा नहीं होता, मैं बाकी जगह भी देखता हूँ, ये नहीं होता। एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ उसका, क्योंकि एक साल में तो प्रोजेक्ट बनता नहीं है, कोई 2 साल 3 साल लग जाते हैं, तो वो कंटिन्यू रहने चाहिए। और फिर हमारे यहाँ क्या रहा, हमारे यहाँ ये होता रहा कि जो पावर में थे ना उनको फंड मिलते रहे, और जो इलेक्शन एमएनए, सारे एमएनए होते हैं, पूरे हल्के के होते हैं। अब मैं आपको बताऊं 3.5 साल हमारे चनियोट का, मैं चनियोट का एमएनए हूँ, यकीन जानिए कोई 1 रुपया भी नहीं लगा 3.5 साल पीटीआई की हुकूमत। उन्होंने मेरे साथ वाला हल्का है लालियाँ का, तो वो क्यों चनियोट का दूसरा हल्का है, वो चनियोट के मेरे पैसे भी उधर लगा। तो ये मतलब ये बेईमानी इसको कह लें, इसको ये कह रहे कि नीयतें साफ नहीं है, ये सब करते हैं। ये हमारे यहाँ भी हुआ, हमारी हुकूमतों में भी हुआ। जब मैं इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुआ ना, जो 97 में, बात को आपको थोड़ा कर रहा हूँ, तो मैंने पहला दिन ऐलान किया कि मैंने कोई तनख्वाह नहीं लेनी, मैंने कोई अलाउंस नहीं लेना, मैंने आने जाने का कोई किराया नहीं लेना, नहीं लिया। मेरा ख्याल था कि वो फंड जो मैं नहीं ले रहा वो कम से कम मेरे हल्के पे खर्च हो जाएगा, लेकिन क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट था तो 1 रुपया भी, मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो 97 और 99 के दरमियान 1 पैसा भी मेरे हल्के में नहीं लगा चनियोट में। ये पता नहीं क्यों ये ऐसा हम करते हैं। हर हुकूमत को चाहिए कि कोई भी एमएनए हो, चाहे अपोजिशन का हो या गवर्नमेंट का हो, इलाका तो सबका है ना जी, लोग तो सबके हैं। ये गलत ये आपका अभी हमने सबको फंड दिया है इस बार, जो है ना वो फंड दे रहे हैं। आपको मिला सर? ज़्यादातर पार्टियों जी, अभी तो सब पार्टीज को मिल रहा है, मुझे भी मिला है। अब काफ़ी हमने डेवलपमेंट कराई है पूरा। देखिए ना वहाँ पे हमारे शहर में अब गैस के प्रॉब्लम है, अभी कई जगह पे करंट। सर आपको कितना फंड मिला, आपको कितना फंड मिला और आपने कितना लगाया, ये भी बता दीजिए प्लीज। जी 50 करोड़ रुपए का फंड जो है हमारे इलाके के लिए लगा इससे पहले, ये जून से पहले, और वो हमने तकरीबन वो खर्च हो गया, लग गया, वो 3-4 महीने से लग रहा था। अभी 25 करोड़ रुपए और फंड हम ये जो अगले छमाही का है 25 करोड़ रुपए, उसमें हम बिजली और गैस के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है। ये जो कहते हैं ना, ये जो इम्प्रेशन है कि ये पता नहीं ज़ाया हो रहा है, यही असल खर्च है, बाकी चीज़ें ज़ाया हो रही हैं। जो ये लोगों के जो मेरे थ्रू हुआ ना मसला खर्च, मैंने ऊपर चेक करता रहता है, आके आप मेरे इलाके में देख लीजिए कि किस तरह हमने खर्च किया। ये जो बाकी बड़े बड़े मनसूबे खर्च होते हैं ना, उसमें ज़्यादा मेरे ख्याल में करप्शन के इम्कानात हैं। कैसर साहब आप सही कह रहे हैं, पर मुझे सराहना होगा आपको, आपका बड़प्पन है कि आपने अपनी पार्टी के ऊपर भी तनकीद की है। मैं ये कहूँगा कि हम जानते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज ही तकरीर में कहा है कि पावर सेक्टर में 450 अरब रुपए ज़ाया हो जाते हैं। यकीनन ये सोचने की ज़रूरत है कि वज़ीर आज़म उन 450 अरब रुपए को क्यों नहीं रोक पाते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि आने वाले इलेक्शन में 2 ही पार्टियां खेल खेलेंगी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, किसी और को मौका मिलेगा? मैच फिक्सिंग के कितने आसार हैं हुजूर? मेरे ख्याल में तमाम पार्टियों को मौका, देखिए MQM भी है, JUI भी है, PTI, मैं तो बहुत सपोर्ट में हूँ। PTI आए और मुकाबला करे हमसे इलेक्शंस में। देखिए ना, जब तक सियासत में मुकाबला नहीं होगा, वो जो उन्होंने गैर कानूनी काम किया, गैर कानूनी काम पे अदालतों को एक्शन करना है। ये पहली बार हुआ कि फ़ौज की इंस्टॉलेशन पे हमले हो गए, और फ़ौज के अंदर जो है आपने देखा कि कोर कमांडर्स के हाउस पे, और इसी तरह कायदे आज़म हाउस पे, और जो यादगारें थी हमारे शहीदों की, उनके ऊपर हमले हुए। तो ये बहुत ज्यादती वाली बात है। अच्छा कैसर साहब, कैसर साहब सो सॉरी टू इंटरप्ट, आपने कहा कि आप PTI को भी इलेक्शन में देखना चाहते हैं, आपके नवाज शरीफ को भी इलेक्शन में देखना चाहते हैं, वो किस गारंटी का इंतजार कर रहे हैं, या जेल जाने का खौफ है जिसकी वजह से वापस नहीं आ रहे? जी वो वापस, यही क्या कहा जा रहा है कि वो वापस आएंगे और वो फेस करेंगे, पहले अदालतों में फेस करेंगे, और उसके बाद उनको मौका मिलेगा। तो वो जो 3 बार पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, देखिए पाकिस्तान के, और जिस दौर में रहे हैं उस तरक्की हुई है उस दौर में। आप कंपैरिजन देख लीजिए ना, दूसरे वक्तों का कंपैरिजन देख लीजिए। अगर मुस्लिम लीग के दौर में तरक्की नहीं हुई तो सामने अभी तो हर चीज़ वाज़ेह होती है, स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है कि किस दौर में कितने GDP की ग्रोथ हुई है, कितनी बिजली आई है, कितने लोगों को रोज़गार मिला है। तो मैं कहता हूँ ये कम है, बहुत ज़्यादा रफ्तार होनी चाहिए। हमारे पड़ोसी मुल्कों में बहुत आगे रफ्तार बढ़ गई। आज मैं आपको ये जिक्र करूँ कि 1990 तक इंडिया सिर्फ 4 गुना इकानमी थी,
आज उनकी 14 गुना इकानमी हो गई है। और बांग्लादेश तो हमसे ही निकला है, देखिए हमसे बढ़ गया आगे। तो वियतनाम है, थाईलैंड है, ये तमाम ममालिक इन्होंने हमसे बाद में प्लानिंग बेहतर करना शुरू की, लेकिन हमने ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं की, इनमें लोगों को तरक्की दी, लोगों को तालीम नहीं दी। सही, दुरुस्त। क्या नवाज शरीफ साहब अदालती सेटअप में तब्दीली का इंतजार कर रहे हैं कि शायद नए चीफ जस्टिस आ जाएं? 50 दिन बाकी जी, ये मुमकिन है। नए चीफ जस्टिस तो ऑटोमेटिक आना है, वो तो देखिए ना अभी तक नहीं आए, तो नए चीफ जस्टिस साहब ने आना। ये अदालती निज़ाम है ना, कोई ऐसे कोई गलत तरीके से तो नहीं आ रहे हर एक कर। वैसे हम तो उनको इनवाइट कर रहे हैं, हमारा तो ख्वाहिश है कि वो जल्द से जल्द आ जाएं। अब ये मुझे नहीं पता कि वो कब आएंगे, लेकिन उनको जल्द से जल्द आना चाहिए और उनको भी फेस करना चाहिए। मैं समझता हूँ लीड करेंगे और वो बड़े पॉपुलर लीडर हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नवाज शरीफ होंगे, शहबाज शरीफ? नहीं, इस वक्त तो सब यूनानिमस हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। ये बताइए, निगरान सेटअप से खतरा क्या है? क्यों डर लग रहा है सियासी कुव्वतों को? नून लीग की बात हो, पीपल्स पार्टी की बात हो कि निगरान सेटअप तूल पकड़ेगा, 60-90 दिन में इंतखाबात नहीं होंगे, क्यों हुजूर? मेरे ख्याल में ये मीडिया के ऊपर ज्यादा है। हम असेंबली में तो ये बात नहीं सुनते, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या वजह, कैसे साहब, फिर क्या वजह हुई कि निगरान हुकूमत की ताकत में इजाफे के लिए इलेक्शंस एक्ट में तरमीम की जा रही है ताकि वो बड़े फैसले भी कर सके? हाँ, ये बात करने वाली है। ये डिस्कशन हो रही है और तमाम पार्टियों पे भी कोई फैसला नहीं हुआ। थ्रेड बेयर डिस्कस कर रहे हैं। आज आपने देखा JUI ने भी इसकी मुखालफत की है, उन्होंने भी कुछ पॉइंट्स पे कहा है। और मैं भी ये समझता हूँ कि हमारी अपनी पार्टी में पहले डिस्कशन होनी चाहिए थी। मसला हमारी पार्टियों में क्या है कि जो फैसला होता है वो चंद लोग करते हैं, बड़े बड़े फैसले भी चंद लोग करते हैं। हालांकि इससे पहले ट्रेडिशन हमारी पार्टी में तो यही थी कि हमारी अपनी पार्टी में जमहूरियत तो नहीं हुई ना कैसर साहब? फिर आपकी पार्टी में किसी पार्टी में जमहूरियत नहीं है, किसी पार्टी में ना कभी हुई है जी। बादशाहत नहीं है, बादशाहत नहीं है, बस मिला जुला निज़ाम है। जमहूरियत ना अमरीत है ना जमहूरियत है, एक दरमियाने किस्म का निज़ाम है जो पाकिस्तान में चल रहा है। और मैं समझता हूँ इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। पार्टियों में ज़्यादा इलेक्शन होने चाहिए। सॉरी, पर हकीकत ये है जिस निज़ाम की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जो बादशाहत नहीं है, आमरीत नहीं है, जमहूरियत नहीं है, ये वो निज़ाम है जिसने पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। क्या ये कभी बदलेगा या ऐसे ही चलता रहेगा पाकिस्तान हमारा? ये बदलेगा जी, ये निज़ाम नहीं चल सकता, ये निज़ाम बिल्कुल नहीं चल सकता। वजह क्या है कि ये लाजमी तौर पे बदलेगा। चंद लोगों की, देखिए ये महसूस हो रहा है अब लोग, लेकिन वोट लोगों ने देना है ना। जो वोट देंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा कि किसको किस। देखिए ये अगर मौरूसियत में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेरिट पे होना चाहिए ना, या इलेक्शन से होना चाहिए। इंडिया में भी आप देख रहे हैं कि मौरूसियत रही, बांग्लादेश में भी है, इवन इंग्लैंड, अमेरिका के भी कई प्रेसिडेंट उनके बाप और बेटा भी रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उस हर चीज़ सिस्टम से होना चाहिए ना। सिस्टम हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ पार्टियों में इलेक्शन नहीं होते। जमहूरियत और वादे होनी चाहिए और ज़्यादा। और हमारे यहाँ जो तरक्की नहीं हुई वो एक्सेप्ट करना चाहिए। जिसका जो रिजल्ट हम नहीं दे सके ना, जिसने जो रिजल्ट दिया उतना ही रिजल्ट दिया ना, वो सारी चीजें अब तक क्लियर है। पाकिस्तान आखिर में पाकिस्तान का आज जो हाल है, सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है कैसर साहब? हम सब जिम्मेदार हैं। मैं समझता हूँ अवाम सबसे बड़ी जिम्मेदार है कि अवाम में वो जो शख्सियत परस्ती है ना, अवाम जो ये बाद लोगों को देखिए जो परफॉर्म कर रहा है उसको वोट मिलना चाहिए और मैनिफेस्टो के बेस पे वोट होना चाहिए। हमारे यहाँ तो बिरादरीज़म चलती है, हमारे यहाँ ये होता है कि किसको वो पसंद करते हैं या इलेक्टेबल कौन है, तो ये उसी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहे। हमारे यहाँ कोई लीडरशिप भी किधर डेवलप हुई, कितनी लीडरशिप हुई आपके सामने है, कितने नए नए लीडर आते हैं। हमें यंगस्टर्स को सामने लाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बहुत ही पोटेंशियल है मुल्क में, बहुत पोटेंशियल है मुल्क में, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैं महसूस करता हूँ अगले दिनों में मुल्क बड़ा आगे बढ़ेगा। कैसर अहमद शेख साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, आपका हम बेहद शुक्रिया अदा करेंगे। मशकूर हैं आपके, आपने कीमती वक्त हमें दिया। लेकिन आपने एक बात वाजे कर दी है, सब जिम्मेदार हैं और इस निज़ाम को बदलना होगा। इस निज़ाम में मुल्क और नहीं चल सकता। तो मैं यकीनन ये समझता हूँ कि अल्लाह के करीब हमें जाना होगा और अल्लाह के कुर्ब को हासिल करने के लिए हमें कुर्बानी देनी होगी। हमारे बड़ों ने भी कुर्बानी दी थी पाकिस्तान की खातिर, लेकिन शायद आज वो कुर्बानी का जज्बा उतना सरशार नहीं है जितना उस वक्त था। यकीनन हमें सोचना होगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और किस तरीके से अपने वोट की ताकत से
मुल्क का मुस्तकबिल बदलेंगे। तलाजत को इजाज़त दीजिए, until next time, अल्लाह हाफ़िज़।